और इसी को क्या लिख रहा हूं मैं, एम वी आर 2 पाई एम आर का मल्टीप्लाई, नीचे एम वी आर बना रहा हूं सॉरी, तो ऊपर बना एम वी स्क्वायर, लिख सकते हैं। ये एनर्जी बन गई, ये पाई एम वी आर बन गया, ये आंसर है। क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी आपस में बराबर होती है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ही टोटल एनर्जी है, इसे ई एन लिखा, एम वी आर को एन एच अपॉन 2 पाई। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वैसे कितनी होती है, -3.4 का ट्वाइस, -6.8, और हमने इसको कहा ये 0 है, मतलब हर जगह पोटेंशियल एनर्जी हमने इंक्रीज कर दी 6.8, तो काइनेटिक एनर्जी तो वही रहेगी जो होती है 13.6, पोटेंशियल एनर्जी -27.2 एन स्क्वायर प्लस 6.8 हो गई, तो टोटल एनर्जी हो गई -13.6 एन स्क्वायर प्लस 6.8। ये तरीका है रेफरेंस फ्रेम बदलने का, कि देख लो हमने डेटम कितना बदल दिया। अब आ जाओ 14 में ऑप्शन से वेरीफाई करना है कि कौन सा आंसर पॉसिबल है। 238 से 234 बाय एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल चेन ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई। हाँ, इसमें कुछ अल्फा पार्टिकल निकले, कुछ बीटा पार्टिकल निकले, तो ये 238 माइनस 4n टाइप का बनेगा, और अगर ये 92 लिखा होता तो 92 माइनस 2n प्लस m बनेगा। ये ऑप्शन में से चेक करना है कौन सा ऑप्शन इस फॉर्म का है, तो इस फॉर्म का ऑप्शन कौन सा है वो देखना है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, बाकी हो गया सब। ऑब्जेक्ट लेवल 2, ऑब्जेक्ट लेवल 2 1 to 6 में क्वेश्चन नंबर 6 के अलावा कोई दिक्कत? 1 to 6 में क्वेश्चन नंबर 6, OL2 का क्वेश्चन नंबर 6, एक्टिविटी A0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, लॉग ऑफ एक्टिविटी लॉग ऑफ A0 माइनस लैम्डा टी। तो ये कांस्टेंट की तरह ये स्लोप, तो A का ग्राफ टाइम के साथ लॉग A0 माइनस लैम्डा टी ये बनेगा। अब अगर क्वेश्चन में कुछ पार्टिकल बढ़ा दिए तो ये वाला टर्म बढ़ जाएगा, ये सेम रहेगा, तो ये बढ़ जाएगा, ये सेम रहेगा, तो ये दो लाइंस पैरेलल आएंगी, क्योंकि पार्टिकल बढ़ाने से एक्टिविटी नहीं बदलेगी, सॉरी लैम्डा नहीं बदलेगा, A0 बदल जाएगा। चलो 7 से 15, 7 से 15 में 14, बीटा एमिशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड एन बीटा पार्टिकल आर एमिटेड। तो 2 सेकेंड में एन बीटा पार्टिकल निकले, अगले 2 सेकेंड में 0.75 एन बीटा पार्टिकल निकले, मीन लाइफ। ओके, तो देखिएगा अगर एन बीटा पार्टिकल निकले मतलब 2 सेकेंड में यह हो गया होगा 1/2 टू दी पावर 2/t12। तो बीटा पार्टिकल कितने निकले होंगे? जितने डिके हुए होंगे। देखो, जितने डिके हुए उतने बीटा पार्टिकल निकले, मतलब यहां n। अब डिके कितने हुए? तो n इंटू 1/2 टू दी पावर 2/t12
माइनस एन इंटू 1/2 टू द पावर 4/t½ इज इक्वल टू 0.75 n। लेकिन मैं इसको ऐसे करना पसंद करता, n से अगर ये बदल के कुछ n/k हो गया तो अब बदल के हो गया n/k²। और ये जो गैप है तो यहां नंबर ऑफ डिकेज कितने हैं, n1 - 1/k। यहां नंबर ऑफ डिकेज कितने हैं, n/k 1 - 1/k। और ये n बीटा था, ये 3/4 n बीटा था, ऐसे ही था क्या, यही है ना। तो इन दोनों का रेशो 3/4 है, तो k की वैल्यू 4/3, मतलब n से 3n/4 हुआ 2 सेकेंड में। तो n की वैल्यू अगर पूछी जाए तो n0 3/4 टू द पावर t/2। आ गया समझ में। और अगर आपको log में निकालना है, वो t½ लिखा, तो t/t½ कंपेयर कर दो, तो t/t½ ln2 इज इक्वल टू t/2 log 4/3। तो ये t½ की वैल्यू आ गई, 2 log 2 4/3। ऐसा है क्या आंसर कोई? ओके, log 2 और log 3 का रेशियो गिवन है, तो आंसर मिल जाएगा इससे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्या किया हमने। तो बस लॉजिक यही कि n से n/k और n/k², पहले 2 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में। यहां नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस इज इक्वल टू n1 - 1/k एंड इज प्रोपोर्शनल टू n बीटा। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 15 हो गया। बताओ OL2 में कहीं और दिक्कत हो? कौन सा? 15 का 10 पे -26 कुछ था, है ना? हाँ, 15 का 10 पे -26 था। चलो OL3 पे 1 2 3 4 में डाउट बता दो पहले। 1 2 3 4 5 में 1 से 5। OL3 पहले हो गया था, कुछ क्वेश्चन हो गए थे। ओके, 1 से 5 हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद DCT में आ चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। यूरेनियम 238, ध्यान दीजिए, यूरेनियम 238 वैसे एक स्टेबल पार्टिकल है, अपने आप डिके नहीं होता, लेकिन अगर इस पे एक न्यूट्रॉन मार दिया जाए तो ये टूट जाता है। समझ गए? तो 238 के साथ बड़ी बढ़िया प्रॉपर्टी ये है कि ये अपने आप डिके नहीं होता, न्यूट्रॉन मारने पे टूट जाता है। और टूटता किस में है? थोरियम और रेडियम में। थोरियम, चलो वेरियम क्रिप्टॉन, ये 2 तरीके से टूटता है, इसमें ये बेरियम क्रिप्टॉन वाला है। 3 न्यूट्रॉन, 230 और 235 होगा। 238 में क्रिप्टॉन और रेडियम निकलते। चलो एनीवे, ये आपको याद नहीं रखनी रिएक्शन, बस ये समझना है। हमने एक न्यूट्रॉन मारा तो बेरियम और क्रिप्टॉन 2 निकल आए, लेकिन इसके साथ 3 न्यूट्रॉन निकले। इसकी Q वैल्यू जब सॉल्व करोगे Δmc² से तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। और ये हमारा फिजन है, न्यूक्लियर फिजन, कि बड़ा न्यूक्लियस 2 छोटे न्यूक्लियस में टूट गया। अब काम की बात यहां देखिए कि अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन काम कैसे कर रही है, कि दरअसल होता ऐसा है, ध्यान देना अच्छे से।
ये यूरेनियम का पूरा सैंपल है, वैसे स्टेबल था। हमने इस पे एक न्यूट्रॉन मारा, ये न्यूट्रॉन मारा, जिस पे भी टकराया इसने उसको तोड़ दिया, और तोड़ने पे ये समझ में आया 3 न्यूट्रॉन निकले, और 3 न्यूट्रॉन ऐसे 3 न्यूक्लियस को तोड़ेंगे और वो नए 3 पैदा करेंगे। क्या समझ में आया चेन रिएक्शन का मतलब? मतलब इतने जल्दी डिके होगा, इतने जल्दी प्रोसेस होगी। मतलब हम एक मारेंगे 3 निकलेंगे, वो नए 3 पैदा करेंगे। तो ऐसे इवन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पूरा डिके हो जाएगा। और इतनी सारी एनर्जी जब एक साथ निकलेगी, यही हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब है। बात समझ में आई? क्योंकि दरअसल इसमें ये जो निकल रहे हैं ये नई 3 रिएक्शन बना दे रहे हैं। समझ में आया? अब क्वेश्चन ये उठा कि ये तो इसका डिस्ट्रक्टिव यूज हो गया, अब अगर इसका कंस्ट्रक्टिव यूज करना है तो अगर इनमें से जो न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा निकले उनमें से कुछ न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया जाए। अगर 3 न्यूट्रॉन निकले, इनमें से 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लो, तो ये रिएक्शन लीनियर बचेगी, क्योंकि हर बार में एक डिके एक कांस्टेंट रेट से डिके होगा। बात समझ में आई? तो दरअसल न्यूक्लियर रिएक्टर में फिर ये जुगाड़ बनाई जाती हैं कुछ, ये कैडमियम रॉड ये लगाते हैं, ये एब्जॉर्ब्स एक्सेस न्यूट्रॉन्स। तो ये कैडमियम रॉड उसमें डालते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर वो रॉड ज्यादा अंदर तक घुसा दी तो सभी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगी और रिएक्शन बंद हो जाएगी। आपने बाहर निकाली तो कुछ कम न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे, रिएक्शन तेज हो जाएगी। इसीलिए इस रॉड को हम कहते हैं कंट्रोल रॉड, जो दरअसल इनको कंट्रोल करती है, और इस तरीके से रिएक्शन कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अब यह सिलेबस से हट गया है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर रिएक्टर की वर्किंग। तो बस ये समझिए कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रखना है रिएक्शन, बस ये समझना है कि एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन पैदा हुए, उन्होंने एक चेन रिएक्शन जनरेट कर दी। अगर उनको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बॉम्ब है। कंट्रोल करना है, दैट मीन्स वी नीड समथिंग विच कैन एब्जॉर्ब दीज न्यूट्रॉन्स। क्लियर? और वो कैडमियम रॉड ऐसा काम करती है। क्या? क्यों? किसी ऐसी रिएक्शन देखो जिसमें न्यूट्रॉन डिके हो रहा है, या न्यूट्रॉन पे अल्फा पार्टिकल मार दो, न्यूट्रॉन पे कुछ मार दो, डिके हो जाएगा। ठीक है? और पर फिजन एनर्जी पूछी है तो 1 ग्राम का 235 ग्राम इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 10 पे 23 इंटू कितना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पे -19 बाय 3600 किलोवाट और पूछा है क्या कि वॉट और पूछा है? वॉट और पूछा है बाय 3600 मेगा वॉट और। ये आंसर आता अगले पार्ट का। मेगा वॉट और पूछा है। वैसे अगर ऐसे लिखते तो 10 पे 6 जूल आता, और 1 मेगावाट और कितना होगा 10 पे 6 इंटू 3600 जूल। चलो 1 से 10, 10th क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर एक भी नहीं आ रहा, क्योंकि यहां जो लिखा है के एब्जॉर्प्शन एज, इसका मतलब है के से इंफिनिटी तक ले जाने की एनर्जी। के एब्जॉर्प्शन एज मतलब एनर्जी के से इंफिनिटी तक की, और एनर्जी के से एल तक की ये के बीटा है। एनर्जी के से एम तक की के अल्फा है, सॉरी के बीटा। तो एनर्जी ऑफ एल से इंफिनिटी क्या बनेगा?
एनर्जी के से इंफिनिटी माइनस एनर्जी के से एल। तो समस्या यह है कि के से इंफिनिटी तक की एनर्जी 12400 बाय 0.172, तो ये 12.4 बाय 0.172 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये 78 वेट के करीबन आ जाएगा। 72, चलो 72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ गया। हाँ 72 सही है। और के बीटा की एनर्जी कितनी है? के बीटा की और के अल्फा की एनर्जी, के अल्फा की एनर्जी 0.21, 12400 बाय 0.21 अप्रॉक्स 62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 60 कितना? 59 क्यों? 0.21, हाँ कम आएगा, 60 से कम आएगा। 59 के बीटा की एनर्जी बाय समथिंग 64 ऐसा। तो अब आंसर हम इससे निकालें तो के शेल की एनर्जी आंसर में बनेगी 72, एम शेल की एनर्जी -72 में से के अल्फा माइनस कर दो, 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एल शेल का 64 माइनस कर दो तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे लगभग आंसर आएंगे, और मुझे लग नहीं रहा है कि आंसर है ऐसे। नहीं, के का तो सही है, एल का भी लगभग सही है मेरे ख्याल से, आंसर तो सही है। नहीं, के और एल में ऑर्डर बदल गया है ना। ये एल और एम मैंने उल्टे लिख दिए ना। एल शेल का आंसर 13, एम शेल का आंसर -7.5 है, और के शेल का आंसर तो 74 है या 72 है। चलो 11th हो गया। अब जाओ 12, 13, 14, 15। 12वीं में अच्छी बात है, एक्सप्रेशन दे रखा है। तो 12th में मैक्सिमम मिनिमा के लिए सॉल्व नहीं करना पड़ा, मतलब एक्सप्रेशन नहीं निकालना पड़ा, सीधी बात है। तो एन एक्स एन वाई ये 1/10, 1/10 माइनस 1/30, 1/15, 2n/3, 3n/2 e टू दी पावर। ये एन वाई आ गया, एन एक्स आ गया n0 e टू दी पावर -t/10, और एन जेड आ गया n0 -nx -ny। अब देखें पॉपुलेशन टाइम एट विच ny इज मैक्सिमम, इसका डेरिवेटिव कर दो। इसका मैक्सिमम मिनिमा 30 का 3/2, 15, 15 log 3, सही है। आगरा सही है। अब बॉम्बे पॉपुलेशन ऑफ x, इसकी वैल्यू 15 log 3 छाप दो, 15 log 3 तो 3√3, बिल्कुल सही है बॉम्बे। अब z चाहिए तो ny की इस समय वैल्यू चाहिए, तो z भी आएगा n0 - nx, n0 by 3√3 - ny,
3n0/2 और ये वाली वैल्यू ये 3√3 बनती, ये 1/3√3 का होल क्यूब बनती। मैक्सिमम t की वैल्यू कितनी है? 10 log नहीं 15 log 3, 15 log 3, 15 1/√3 बनता। ये आंसर आ जाता। सही तो है। आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। अब बताओ कोई 13, 14, 15 में कोई दिक्कत हो तो जल्दी बता दो। हो गए? अच्छी बात है। 6 वाले में बॉम्बे भी तो आएगा, है ना? बॉम्बे तो 6 में, बॉम्बे नहीं दिया। मिनिमम वेवलेंथ 62.1, कैरेक्टरिस्टिक 19.9, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, एल अल्फा, चेन्नई, दिल्ली नहीं आएगा। एबीसी होना चाहिए 6 का। सिक्स का आंसर एबीसी नहीं है, एबीसी, एबीसी, क्योंकि एल लाइन सी मिलेंगी, के लाइन तो मिल ही नहीं पाएंगी। 6 का एबीसी है। हाँ, ये कॉम्प्रिहेंशन और इंटीजर कल डिस्कस करूंगा मैं, कल मेरी क्लास है, इसमें इंटीजर जोड़ दिए मैंने। लास्ट में जो इंटीजर्स हैं वो भी करने हैं। जिंदा नहीं है? हो गए। उधर भी करना है? नहीं करना? चालू है? हैं तो चलो शांत हो जाओ। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डीसीटी 2, चलो डीसीटी 2 आ जाओ जल्दी। पहले एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज 5 आंसर्स। फर्स्ट का दिल्ली, सबका 0 है। सेकंड का बॉम्बे, थर्ड का आगरा, फोर्थ का बॉम्बे, फिफ्थ का हैंस प्रूव। चलो सेकंड देखें। 10 मीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ, ये 10 मीटर लॉन्ग वायर मूव्स विथ अ वेलोसिटी हेल्ड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, कौन सा है? इट इज फॉलोइंग विथ स्पीड। वेलोसिटी अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ होता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसमें? 0.3 इंटू 10 पे -4। बातें करना बंद करिए। हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे फिगर बनाइए। नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, वायर इधर, वेलोसिटी इधर। लेंथ और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हैं लेकिन बी परपेंडिकुलर नहीं है, तो बी के 2 कंपोनेंट ले लूं, एक इधर एक इधर। अब सोच पा रहे हो इस कंपोनेंट का तो कोई रोल नहीं आएगा, ये b/√2 का रोल आएगा। अब वेलोसिटी, लेंथ, b ऑल 3 आर परपेंडिकुलर, तो ईएमएफ में BLV लिख सकता हूं, लेकिन b कितना? b/√2। तो हो गया आंसर। और क्या? 0.3 इंटू 10 पे -4/√2। लेंथ की वैल्यू दे रखी होगी 10, वेलोसिटी 5। 2 वाला आंसर आ गया। मतलब कौन सा? 1.1 वाला, बॉम्बे। अरे आगरा बॉम्बे में तो कंफ्यूजन था। आगरा आया होगा जब √2 नहीं लिया होगा, √2 का फैक्टर लेते छोटा आता।
तो सेकंड वाला आएगा। चलो कौन सा, चलो थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ। हाँ फिफ्थ में ये समझिएगा, एक मिनट, ये सॉलिड फिगर अगर वेलोसिटी v से जा रहा है तो दरअसल मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, z एक्सिस के अलोंग। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो ईएमएफ डेवलप होगा जब तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ये वाली लेंथ l, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर। तो ईएमएफ बनेगा BLV, इधर धक्का लगेगा एक ऐसी बैटरी BLV। चलो एक्सरसाइज 6 वायर का रेजिस्टेंस है करंट किस में निकालना है, फाइंड द करंट इन रॉड। तो BLV की बैटरी बनी बाय रेजिस्टेंस R प्लस R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये फर्स्ट का आंसर है। चलो सेकंड का आंसर, बॉम्बे व्हीटस्टोन ब्रिज है उसको उड़ा देना और ये सिंगल बैटरी बन जाएगी। थर्ड क्वेश्चन, बॉम्बे चेन्नई। फोर्थ का आगरा, आगरा बॉम्बे दो दो, ओके देखते हैं। फोर्थ का आंसर कौन सा, बॉम्बे आगरा। मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर लूप L प्लेस्ड ऑन एजेस अलोंग द लूप इज मूव्ड विथ वेलोसिटी V0 J कैप, V0 J कैप। वेलोसिटी इस तरफ है, बातें करना बंद करिए। आई कैप है, आई कैप है। मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, B0 X बाय A। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे ही कर रहा हूं, किसी भी समय पे जब ये X होता, ये लेंथ D होती, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है हमारा, K कैप में, ऐसा। लेकिन B लीनियर है, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, एवरेज से काम चलाओ। तो एवरेज कितना होगा, ये दूसरे का X प्लस D बाय A बाय 2LV। कुछ समझ में आया? ये देखें, मैंने फ्लक्स निकालने के लिए बिल्कुल इंटीग्रेशन कर सकते थे, यहां से स्ट्रिप लेते उसका आंसर निकालते इंटीग्रेट करते, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लीनियर है इसीलिए मैंने एवरेज लगा दिया, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड फाइनल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन 2 दिस। लेकिन अब इसका डेरिवेटिव करना है क्योंकि फ्लक्स का डेरिवेटिव आंसर है। डेरिवेटिव करते तो B0 X बाय A और B0 X बाय A, 2x बाय A 2 कट जाता, B0 बाय A V D स्क्वायर। और नीचे एक स्मॉल ए है, हाँ है। आगरा क्या, वेलोसिटी में आई कैप, हाँ जे कैप लेंगे तो क्या आएगा, बॉम्बे, लेकिन आई कैप लिखा। चलो इलस्ट्रेशन 21 22 हो गए। एक्सरसाइज 7 1 हो गया, 2 3। आज करेंगे हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन, उसके बाद इनको ट्राई कर लेना, फिर भी ना हो तो कल पूछना है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकलता है टोटल टॉर्क, टोटल F। सेंटर ऑफ मास की तरह पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है x df अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ df। दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। टोटल टॉर्क बाय टोटल फोर्स। एक बार फोर्स इंटीग्रेट करो, एक बार टॉर्क इंटीग्रेट करो, डिवाइड कर दो, x इक्विवेलेंट आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, वैसे आज की क्लास के बाद फिर ट्राई कर लेना तो हो जाना चाहिए। DCT 2, फर्स्ट का आंसर चेन्नई, सेकंड
आगरा, थर्ड बॉम्बे, फोर्थ का बॉम्बे, फिफ्थ का आगरा, आगरा सच्चाई है, सिक्स का दिल्ली, दिल्ली एग्जैक्ट, सेवन का बड़ा एरिया डिसाइड करेगा। अब जरा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा है कि किसी भी समय पे ये ट्रायंगल इतना बनेगा और ये लेंथ अगर x होती, ये अगर एंगल थीटा होगा, तो इस हिस्से का जो एरिया आएगा, एरिया हाफ इंटू एक्स इंटू 2x tan थीटा। तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एक्स स्क्वायर टेन थीटा, तो डी फाई बाय डी टी, बी टेन थीटा इंटू 2x dx बाय डी टी, और dx बाय डी टी बन जाएगा वेलोसिटी, सही है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो x के प्रोपोर्शनल है, x के प्रोपोर्शनल है। तो जरा सोचिए, पहले लेंथ पूरी थी, फिर लेंथ लीनियरली कम हो रही है, तो BL भी घट रहा है। या मेरे पास और भी आसान तरीका था, किसी भी समय पे अगर इसकी वेलोसिटी v है तो यहां बैटरी बनेगी BLV की। इस पूरे वायर को स्ट्रेट वायर सोच सकते हो, तो इस पूरे वायर का स्ट्रेट सेगमेंट ये बनता और इसका BLV बना दो। तो सोचिए, पहले बैटरी बनी इतनी बड़ी ये, फिर बैटरी बनी थोड़ी छोटी, फिर बैटरी बनी और छोटी, तो ये लेंथ ही बैटरी बनाने का काम कर रही है, और वो लेंथ लीनियरली कम हो रही है, इसीलिए EMF टाइम के साथ ऐसा है। बोलो, तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है। नहीं, मैं किसी और क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन थर्ड। करंट तो पूरी लूप आएगी ना, तुम थर्ड और सिक्स मिक्स कर दिए क्या? थर्ड में तो लूप पूरी बनेगी, बैटरी, अरे यहां बैटरी थोड़ी बन रही है असली में तो बैटरी इन दो के अक्रॉस बन रही है, तो करंट पूरे में जाएगा, पूरे में जाएगा, पूरे में जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर 6 है वो वाला। क्वेश्चन नंबर 6 में अंतर यह है कि इस बार बैटरी बन रही है इस वाले पार्ट में, इतने हिस्से में बैटरी बन रही है, लेकिन रेजिस्टेंस पूरा है, और ये रेजिस्टेंस बदल रहा है। इसीलिए मैंने क्या किया, यहां से ये x अननोन लिया, थीटा थीटा, ये 2x tan थीटा लेंथ हो गई, x sec थीटा x sec थीटा हो गई। बैटरी तो सिर्फ यही बनाएगा, तो बैटरी BL V, रेजिस्टेंस रो, इसकी लेंथ 2x tan थीटा, इसकी लेंथ x sec थीटा, और राइट वाले लेटरल लेंथ x sec थीटा। ये करंट है और दिख रहा है, सब कुछ कट गया, BV tan थीटा बाय 2 tan थीटा प्लस sec थीटा, sec थीटा कर लो तो 1 प्लस sin थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, पूछा नहीं वैल्यू, लेकिन कांस्टेंट आया। ठीक है, तो तरीका समझ में आया कि यहां ये वाली बैटरी पावरफुल होती जा रही है, यहां कोई बैटरी नहीं है क्योंकि यहां मूवमेंट नहीं है, बैटरी सिर्फ यहीं बनेगी। इसीलिए हमने, और डायरेक्ट सोचने की कोशिश करें, बैटरी इस लेंथ के प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस भी इस लेंथ के प्रोपोर्शनल, तो करंट कांस्टेंट। चलो, 8th का आंसर दिल्ली, 9th का बॉम्बे, 10th का दिल्ली, 11 का आगरा, 12th का आगरा, 13 का आगरा, हाँ तो गोले लगे हैं ना, 14 आ गया यही क्वेश्चन, चलो करना नहीं पड़ा फिर से।
चलो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एक मिनट सुनो। एंगल ऑफ डिप सिलेबस से हट गया है क्योंकि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सिलेबस से हट गया है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज की चीज है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखें तो ये अर्थ का नॉर्थ है, ये साउथ है। उम्मीद है याद होगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पे अंदर गिरती है, उल्टा है। ये समझ में आया? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड साउथ से निकलेंगी, नॉर्थ पे गिरेंगी, क्योंकि अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ और मैग्नेटिक साउथ उल्टे हैं। और लॉजिक बड़ा सिंपल है। ये बताइए कि इसका नॉर्थ, बार मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता, यही तो है। कंपास का नॉर्थ जिस तरफ होता है वही नॉर्थ है, लेकिन हम जानते हैं कि कंपास का नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ दिखाएगा। नॉर्मल बार मैग्नेट बनाओ, नॉर्थ साउथ फील्ड लाइन नॉर्मल बार मैग्नेट की ऐसी है, यही है। कंपास यहां रखो, किस तरफ मूव करेगा? तो नॉर्मल बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ की तरफ होता है, क्योंकि साउथ की तरफ अट्रैक्टेड होगा वो। अब समझ में आया उल्टा होने की वजह? क्यों? बाय कन्वेंशन उल्टे हो गए कि जिस तरफ ये बता रहा था हमने उसी को नॉर्थ मान लिया, लेकिन यहां सोचिए कि इसका नॉर्थ एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ की तरफ होगा। तो ये जो नॉर्थ है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ है। ज्योग्राफिक मतलब जो हम डेली लाइफ में समझते हैं नॉर्थ क्या है। ज्योग्राफिक नॉर्थ ही मैग्नेटिक साउथ है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब यहां एंगल ऑफ डिप का सेंस, एक मिनट, पहली चीज समझ में आई, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, इसी को मैग्नेटिक साउथ भी कहेंगे। अब इसमें दूसरा और इंपॉर्टेंट चीज अभी समझ लें, फिर छापना। ये कॉमन इंट्यूशन है, हमें ऐसा लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होती है, और इत्तेफाक से हमारा इंडिया इक्वेटर के आसपास है, इसलिए हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होती है। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन पोल पे मैग्नेटिक फील्ड जरा देखें तिरछी है। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी है। हॉरिजॉन्टल समझ में आया? अर्थ की सरफेस के पैरेलल, उसे हॉरिजॉन्टल कहेंगे। तो यहां से अगर देखें तो इस पॉइंट पे अगर देखें, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट है। समझ में आया? और ये वाला एंगल, ये दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। और कॉमन सेंस से सोचिए, डिप करना मतलब हमें ऐसा लगता है कि हॉरिजॉन्टल हमारा ये है, तो हमारा कंपास इस तरफ पॉइंट करेगा, यही मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ अगर डिप कर रही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है। देयर इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज वेल एज अ वर्टिकल कंपोनेंट। तो एंगल ऑफ डिप हॉरिजॉन्टल से कितना डिप कर गया? तो उम्मीद है कि भूलोगे तो है नहीं कि किसके साथ डेल है। और 10 डेल की वैल्यू क्या बनेगी? बी वर्टिकल बाय बी हॉरिजॉन्टल। बताओ इक्वेटर पे डेल कितना है, पोल पे डेल कितना है? समझ में आया? इक्वेटर पे डिप है ही नहीं, क्योंकि ट्रू हॉरिजॉन्टल है, लेकिन पोल पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, ट्रू वर्टिकल है। तो ये वाला पॉइंट हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। इसका मतलब हम ये बनाएंगे कैसे? एक मिनट देखें। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि डिप हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, तो अब इसका ग्राफ, वो फिगर कैसे बनेगा देखें। ये साउथ नॉर्थ,
तो हम इसको ऐसे बनाएंगे कि यहां दो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कौन सा, बी एच। एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है। क्या ये समझ में आ रहा है? और ये है बी वी, और ये बी एच बाय √3। कुछ समझ में आया? कि अगर किसी पॉइंट पे डिप 30 डिग्री दे रखा है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से 30 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डिप कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर बी एच है तो वर्टिकल कंपोनेंट बी एच बाय √3 रहा होगा। और वर्टिकल मतलब क्रॉस, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा। ये मैप कर पा रहे हो? तो ये सोचो कि अगर ये डिप 30 डिग्री दिया होता, तो ये सोच पा रहे हो हम यहां से देख रहे हैं। हो सकता है अब क्लियर हो जाए। हम यहां से देखते इस पॉइंट को, तो ये कंपोनेंट नॉर्थ की तरफ दिखता, ये वर्टिकली डाउन दिखता, तो बी एच नॉर्थ की तरफ दिखता, बी भी वर्टिकली डाउन, और ये साउथ किसने बनाया है इधर, ईस्ट। ठीक है। तो अगर इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ये फिगर मदद करेंगे। तो हम फिगर ये वाला ना बना के हम इक्विवेलेंट ये बना लेंगे। अब जरा सोचिए, हमारा क्वेश्चन जो था उसमें हमारी रॉड वर्टिकल, मान लो हमारी रॉड जा रही थी इस तरफ। इसी क्वेश्चन में रॉड हमारी वेस्ट ईस्ट के अलोंग होती और ऊपर जा रही होती, तो एक बी एच आता, एक बी वी आता। बताओ किसका रोल आता बैटरी बनाने में? बी एच का तो आता नहीं क्योंकि वेलोसिटी पैरेलल है, बी वी से बनता। और किधर बैटरी बनती? ऐसे, बी एल वी। पक्का समझ में आया? और अगर हमारी रॉड ऐसे होती और नीचे की तरफ गिर रही होती, वेलोसिटी अंदर होती। अब अगर वेलोसिटी अंदर होती तो इस बार बीवी का रोल नहीं आता, बी एच का रोल आता। समझ में आया? और वी बी ये इधर बनता, बी एच एल वी। एंगल ऑफ डिप वाले कितने क्वेश्चन थे? 2, बस 2 ही थे। फिर भी एक तीसरा है और है, क्वेश्चन नंबर 18। तो हम वापस आते हैं इन 3 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, क्या बी एच 0 हो जाएगा ना? अरे निडल पोल पे ऐसे बताएगी ना, तो वर्टिकल बता रही है ना। एक मिनट, वर्टिकल मतलब समझते हो ना? वर्टिकल मतलब अर्थ के नॉर्मल के अलोंग, अर्थ के सेंटर की तरफ वर्टिकल होता है, सरफेस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल होता है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल नहीं होती। इक्वेटर के आसपास हॉरिजॉन्टल है, इवन पोल्स पे तो वर्टिकल फील्ड है। पोल पे कंपास ले जाओगे तो वर्टिकली डाउन डिप करेगा। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे और समझिए। 11 में एरोप्लेन के ये विंग्स हैं, ये ऐसे फ्लाई कर रहा है, तो ये एक्चुअली इसकी लेंथ का काम करेगी। तो ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी वेलोसिटी हो गई। अब यहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। समझ पा रहे हो ये? अब बताओ क्या हॉरिजॉन्टल का कोई असर आएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का असर आएगा या नहीं? क्यों? सेम प्लेन में, क्योंकि पैरेलल जल्दी दिख जाता है, सेम प्लेन हमें उतनी जल्दी नहीं दिखता है। तो फील करिए, लेंथ, वेलोसिटी और बी एच, ऑल 3 आर इन सेम प्लेन। तो एल बी एच वी कोप्लेनर है, तो इसका ईएमएफ 0 हो गया। लेकिन एल बी वी और वी परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ आ गया बी एल वी। अब हमें वैल्यू चाहिए, तो क्वेश्चन में बी नेट दे रखा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल
वर्टिकल ये, हॉरिजॉन्टल ये, और एंगल ऑफ डिप कितना है 60 डिग्री। तो जनरली हमें लगता है कि इधर होना चाहिए, लेकिन इससे डिप कर रहा है। कितना डिप किया वो? तो बी नेट का cos 60 बी एच है, और बी नेट का sin 60 बी वी है। बी नेट कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू √3/2। लेंथ कितनी है क्वेश्चन में? 10 मीटर। बी वी कितना है? 2.5 √3/2 10⁻⁴। वेलोसिटी कितनी है? 180 किलोमीटर पर आवर। 180 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। यह आंसर है। ठीक है, 50/500 इंटू 5/4 इंटू √3 इंटू 10⁻⁴। अब देखो ये आंसर 250 √3 मिली वोल्ट में। एक 108 के आसपास सही है, बिल्कुल आगरा। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। एटीन में लेंथ 10, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये, इसमें लिखना नहीं चाहिए डायरेक्शन क्या है लेंथ की। क्वेश्चन नंबर 18 में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरोप्लेन लिखना चाहिए कैसे जा रहा है। लेंथ ये है, वेलोसिटी यहां है अगर तीनों परपेंडिकुलर मान लें, लेकिन अगर लेंथ आपने इधर मानी, वेलोसिटी डाउनवर्ड या अपवर्ड जो भी है, शायद अपवर्ड है, तो इसमें तीनों परपेंडिकुलर, लेकिन हो सकता है कुछ एंगल हो। क्वेश्चन में ये बताना चाहिए एरोप्लेन किस तरफ जा रहा है। नहीं बताया तो अपन मैक्सिमम वाला लिख देंगे, और क्या। इससे आ रहा है आंसर? क्या आया? आगरा। तो लिखना चाहिए बिटवीन टिप ऑफ द नोज एंड टेल, इसका मतलब मूविंग ईस्ट होना चाहिए, मतलब अलोंग, ओरिएंटेड अलोंग ईस्ट वेस्ट। तो वापस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाँ, 13 का फोटो बनाओ, चलो 13 करो सॉल्व। चलो देखिए, तो इसमें लेंथ ऐसी है, डॉट करके लेंथ बनाई, तो लेंथ ऐसी है और वेलोसिटी इसकी इस तरफ है, तो बी वर्टिकल का कोई रोल नहीं आएगा क्योंकि पैरेलल है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लेंथ वेलोसिटी और वी क्रॉस बी हमारी तरफ बैटरी बनेगी, और बैटरी कितनी बनेगी? बी हॉरिजॉन्टल एल वी, और ये वर्टिकल का कॉट डेल एल वी।
चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में अगर ये लेंथ y होती, ये लेंथ x होती, इसकी वेलोसिटी v, तो इस पे जो बैटरी बनेगी v क्रॉस इस तरफ, लेकिन करंट तो यहीं से जाएगा, सिर्फ सर्किट इतना ही है और शायद इसका रेजिस्टेंस है भी नहीं, या हो सकता है सिर्फ ईएमएफ पूछा हो। तो बैटरी बनी BLV और वेलोसिटी की वैल्यू √2AY और x की वैल्यू, y की वैल्यू kx², x की वैल्यू y/k का अंडर रूट। तो B2y/k इंटू √2AY, √2GH वाला। दूसरा तरीका यह हो सकता था कि ये अगर y है, ये अगर x है, इस पूरे का एरिया, तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटू 4/3XY, ये 2/3XY, ये 2/3XY लिख सकता हूं, लेकिन ये y के टर्म में लिखना चाहेंगे हम 4/3BY k अपॉन x क्या है, √y/k इंटू y। तो ये 4/3B/√k, y पे 3/2, तो d∅/dt इज इक्वल टू 4/3B/√k 3/2, y पे 1/2 इंटू dy/dt। लेकिन ये dy/dt मत भूल जाना लास्ट में। तो अगर आप ऐसे करोगे तो d∅dt, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है, dy/dt आएगा, और dy/dt कुछ और नहीं √2AY। ये तो आपको अब भी सोचना पड़ेगा, एक्सीलरेशन ½ इससे, और वेलोसिटी 80। चलो क्वेश्चन नंबर 16 का आगरा, क्योंकि ऐसी लेंथ मान लो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी इधर, तभी काम बनेगा, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। 17 बॉम्बे, क्योंकि जो ईएमएफ बनेगा वो लेंथ की प्रॉपर्टी होगी, बी की प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि फ्लक्स आएगा BLX, ईएमएफ आएगा BLV। या इस पार्ट में तो बैटरी बननी नहीं है, जो बननी है इसमें बननी है, तो इन दो में बराबर बैटरी बनेगी, इन दो में बराबर बनेगी। हां, अलग अलग टाइम के लिए बनेगी, इसमें ज्यादा देर तक ईएमएफ रहेगा, इसमें कुछ कम देर तक, लेकिन रहेगा इसका और इसका बराबर। तो आंसर आ गया बॉम्बे। 18 का आगरा, 19 का बॉम्बे चेन्नई, 19 बॉम्बे चेन्नई, 20 का बॉम्बे। टर्मिनल वेलोसिटी समझ में आया क्या करना है? टर्मिनल वेलोसिटी अगर पूछी है मतलब नेट फोर्स 0 करना है। अब नेट फोर्स दो आएंगे, एक BIL वाला आएगा और एक mg वाला आएगा, ये करना है, ठीक है। तो करंट यहां से मिल जाएगा, और करंट कितना है, BLV बाय रेजिस्टेंस। ये था क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। चलो 21, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, AD एंड BC। सही है, AD और BC में अनइक्वल ही तो है। बॉम्बे में तो अनइक्वल लिखा ना, दिल्ली में इक्वल AB एंड DC। हाँ एक मिनट, ये आइसोसेलेस मानना है, लिखा तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम लिखा है, मतलब ये सिमेट्रिक है,
ये दोनों सिमेट्रिक हैं, तो बैटरी तो इस पे भी बनेगी। देखो, एक बैटरी इस पे बनेगी, एक इस पे बनेगी, एक इस पे बनेगी, एक इस पे। और अगर ये E1 E2, ये E1 और ये जो बैटरी बनेगी 2E1 प्लस E2, क्योंकि टोटल ईएमएफ तो अब भी 0 होगा। ये 3 बैटरी का असर इसने काट दिया होगा। तो कौन सा आंसर हो गया? बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। 22 आगरा, दिल्ली। 23 बॉम्बे। 24 हैंसप्रू। 25 हैंसप्रू। 26 हैंसप्रू। अब नहीं है, सब हैंसप्रूड हो गए। 22 हैंसप्रूड आ गया। चलो और बोलो। सब सही है। आज की क्लास के बाद रिपीट कर लेना इनको। आज की क्लास के बाद रिपीट कर लेना अगर इनमें से नहीं आए हो कोई तो। बातें करना बंद करिए। चलो, तो पहला हम जस्टिफिकेशन देख चुके हैं मोशनल ईएमएफ का, और इसमें हमने देखा कि अगर कोई रॉड वेलोसिटी v से जा रही है तो इसको स्ट्रेट रॉड मानो और इस पे एक बैटरी बना दो, और कितना ईएमएफ पैदा हुआ? L डॉट V क्रॉस B। स्पेशल केस है BLV, अगर तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये हम बात कर चुके हैं इसमें। तो इससे हमने ये वाला केस जस्टिफाई कर दिया था कि क्या हो रहा है इस दौरान, क्योंकि पहले बैटरी इधर बनी, जब दोनों अंदर गए तो 2 बैटरी बनी, और जब बाहर गए तो 1 बैटरी बनी, ये वाली। तो यहां करंट ऐसा था, यहां करंट ऐसा था, यहां करंट 0 था। तो अब बाकी केसेस को हम इसमें जस्टिफाई करते हैं कि कैसे हो रहा है। शांत हो जाओ। अगला में एक बार मैग्नेट ये था, ये फिक्स्ड है, ये अगर मूव कर रही है वेलोसिटी v से। अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से बन सकता है। ये लेंथ x है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका m, और इसे मैं स्मॉल साइज मान लेता हूं। तो बताओ फ्लक्स कितना बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड B इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? μ0 अपॉन 4 पाई 2m बाय एक्स क्यूब। सहूलियत के लिए मैं x काफी बड़ा मान रहा हूं r से। फिगर भले बड़ा बनाया है, लेकिन सो दैट मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकूं। समझ गए? और मैं r छोटा मान रहा हूं तो एरिया में सीधे पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो बताओ ईएमएफ कितना बनेगा? d फाई बाय dt। तो μ0 अपॉन 4 पाई 2m एक्स क्यूब का x टू दी पावर 3 बाय x टू दी पावर 4 पाई r स्क्वायर dx बाय dt लिख सकता हूं। डेरिवेटिव कर दिया सीधे, तो ईएमएफ हमें ये मिल गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम इसमें पहले ये कन्विंस करते हैं अपने आप को कि ये बैटरी बनी ही क्यों है और किस तरफ बनी, वो तो हम लेंज लॉ से निकाल ही सकते थे। तो अब मैं इसमें यह देख रहा हूं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे थोड़ी तिरछी होगी। क्या ये सोच पा रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी तो डाइवर्ज करेंगी। और अब जरा आप देखिएगा वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है इस पॉइंट की। मतलब इस पे जो फ्री चार्जेस हैं वो राइट वर्ड मूव कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा तिरछा है, V क्रॉस B की डायरेक्शन। V क्रॉस B कहां आएगा? बाहर। ये समझ में आया? V क्रॉस B कुछ ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, लेकिन इसके 2 कंपोनेंट होंगे जिनमें से एक कंपोनेंट इसको घुमाना चालू करेगा। वेलोसिटी इधर
मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसका प्लेन ऐसा है V और B का, V क्रॉस B इधर कहीं आएगा। वो एक्चुअली 3D फिगर है तो आसानी से फील नहीं होगा, लेकिन ये समझिए कि इस पे जो BQV नाम का फोर्स लग रहा है वो फोर्स चार्जेस को घुमाने का काम कर रहा है। अभी मैं दूसरे तरीके से दिखा देता हूं। ये रिंग है, यहां पे चार्ज है, इसकी वेलोसिटी अंदर की तरफ मान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड तिरछा है कहीं, वेलोसिटी भी ऐसे मान लो डॉट। तो यहां आप समझिएगा कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं, ये दिखा। अब बताओ V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या है, आ गई? क्या ये समझ में आया? V क्रॉस B की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और ये डायरेक्शन क्या है? लूप के पैरेलल है, मतलब लूप के पैरेलल है, इसका मतलब यही करंट को मूव कराने का काम कर रही। जरा आप प्रॉपर तरीके से देखें तो इसकी वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, VB, V क्रॉस B हमारी तरफ आना चाहिए था वैसे, V क्रॉस B। ठीक है, क्या हुआ? और वो 3D ये दिखेगा नहीं ऐसे में, ऐसे में समझ में आएगा वो। तो ये हमारा QV क्रॉस B की डायरेक्शन। और अब जरा देखिएगा, ये डायरेक्शन मतलब करंट पे ऐसे सिर्फ इस पॉइंट पे धक्का नहीं लगेगा, हर पॉइंट पे धक्का लगेगा। जैसे इस पॉइंट पे देखें, मैग्नेटिक फील्ड इधर, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर, V क्रॉस B, ये V क्रॉस B है। दूसरे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, इस पूरे सर्कल का जो प्लेन है या जो लूप है, लूप के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है और लूप के परपेंडिकुलर ही B है। सोचो, इस वाली लाइन के वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है, B भी परपेंडिकुलर है, B और वेलोसिटी दोनों इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसीलिए V क्रॉस भी इस लाइन के पैरेलल आएगा। तो 3D यहां दिखाना मुश्किल है, लेकिन यहां ये फील करिए बस इतना कि जो भी है V क्रॉस B का फोर्स ही इसको घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां हमें यह समझ में आ रहा है, एक मिनट ध्यान दें, ज्यों ही मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव करते हैं उन पे धक्का लगता है, और चार्जेस ऐसे मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड तिरछा है, धक्का सर्कल के अलोंग लगा, वो घूमने लग गए क्योंकि वो फ्री टू मूव थे। इसका मतलब अगर इसकी जगह इंसुलेटर होता तो चार्जेस मूव नहीं करते, करंट नहीं आता, धक्का लगता लेकिन वो मूव नहीं करते क्योंकि इंसुलेटर है। तो पहला पॉइंट हमारा यह था कि आखिरकार इसको करंट पैदा कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कि घूम जाओ तुम, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो ये BQV का ही धक्का लग रहा है। लेकिन अब वैसे करना तो थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, ये ऐसे करना, लेकिन मैं दूसरे तरीके से इसको सोच सकता हूं। हां, लेकिन इससे ये बात समझ में आई कि करंट जो पैदा हुआ वो ऐसा बना है, और ऐसा बना है तो ये साउथ नॉर्थ ये अट्रैक्ट होगी, और सही बात है, दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रहा है, तो ये पास आके उस मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग बनाना चाहेगी। ठीक है, क्योंकि दूर जाना तो फोर्स इस पे पीछे आएगा, और फोर्स कितना आएगा तो इसके लिए मैं पुराना एक याद दिलाऊं, SN दो मैग्नेटिक मोमेंट ये दिए हैं R, इनके बीच का फोर्स निकालना है। तो कैसे करते? पोटेंशियल एनर्जी माइनस M2 मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू M1, याद आया कुछ? M1 का मैग्नेटिक फील्ड μ0 अपॉन 4 पाई 2M1 बाय x क्यूब आया, ये बनता cos 0। लेकिन फोर्स निकालना है तो फोर्स तो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव होगा, ये बनेगा μ0 अपॉन 4 पाई 6M1 M2
बाय एक्स पे 4 अट्रैक्टिव। बात समझ में आई? और पावर लॉस्ट फोर्स इंटू वेलोसिटी होती, तो पावर लॉस्ट होती μ0 अपॉन 4 पाई 6m1m2 बाय एक्स पे 4 इंटू वेलोसिटी। और जरा ये आंसर और ये आंसर देखें। ये d∅dt बना है, ईएमएफ है। इस ईएमएफ में करंट मल्टीप्लाई कर दूं तो पावर मिल जाएगी। तो दिस इनटू करंट करता अगर मैं, तो आई पाई आर स्क्वायर m2 बन जाता, 3 और 2 6 बन जाता, तो μ0 अपॉन 4 पाई 6m1m2 बाय एक्स टू दी पावर 4 इंटू वेलोसिटी भी वही आंसर आ जाता जो उसका है। मतलब समझिए इस दौरान हुआ क्या है कि इसकी वजह से इसमें करंट आया, करंट आया तो इनमें आपस में एक मैग्नेटिक इंटरेक्शन हुआ, उस मैग्नेटिक इंटरेक्शन की वजह से एक एनर्जी पैदा हुई, समझ गए? और वो मैग्नेटिक इंटरेक्शन वाली एनर्जी कम हो रही है, समझ गए? वही आई स्क्वायर आर में दिखाई दे रही है। ऐसे सोच लो, या इवेंचुअली इसने काइनेटिक एनर्जी से छीना, मैग्नेटिक इंटरेक्शन में गया, फिर आई स्क्वायर आर में दिखाई दिया। मतलब कहीं ना कहीं से अपने आप ही वर्क एनर्जी थ्योरम जस्टिफाई हो ही जाएगी। ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल देने का मेरा वजह ये था कि बहुत सारे ऐसे होंगे जिनमें हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको मान के चलना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम ट्रू है। कि कैलकुलेशन गंदे जा रहे होंगे, हम अप्रोक्सीमेट नहीं कर पा रहे होंगे या कुछ और, ये ट्रू हमेशा है। चलो तो मोशन ड्यू टू ट्रांसलेशन पहला पार्ट हम देख ही चुके हैं, और इसमें अगर रॉड मूव कर रही है तो बीएल भी लगेगा। लेकिन अगर इसी की जगह कोई, जैसे मान लीजिए ऐसा सॉलिड होता, ये क्यूब होता, ये मूव कर रहा होता, तो यहां ढेर सारे बीएल भी बनते। अगर पूरा का पूरा कंडक्टर मूव करता तो जो लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाली लेंथ है, बीएल भी इधर आएगा। आया समझ में? और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है तो एक ही जगह आएगा बस, क्योंकि ये वाली लेंथ वेलोसिटी और बी परपेंडिकुलर है, ये वाली लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ये वाली लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है। तो जो आंसर बनेगा इसमें, और अगर इसकी जगह मैं कुछ ऐसे डिस्क मान लूं, ये डिस्क थी, इसको वेलोसिटी भी दे दूं, तो इसमें भी आपको इस तरह से सोचना है कि ये क्या, ये समझ में आया क्या हो रहा है? ये अलग अलग जगह अलग अलग बैटरी बनेंगी, ये सोच पाए? जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस होगा, जैसे इसके और इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, तो ये जो बैटरी बनेगी B2YV, Y समझ गए? Y ये लेंथ है। तो इसमें अलग अलग जगह छोटी छोटी अलग अलग बैटरी बनी है, लेकिन आप राउंड लूप में कैसे भी जाते तो आंसर 0 आ जाता। अगर राउंड लूप में घूम जाते तो आंसर 0 आता। लेकिन अगर आप इस और इस पॉइंट के अक्रॉस कहें तो बैटरी आएगी, इस और इसके अक्रॉस कहें, जैसे ये P होता, ये Q होता, तो VQ माइनस VP कितना बनता? B2RV। तो यहां थ्रू आउट द डिस्क एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, ऊपर वाला टर्मिनल प्लस हो गया है, मतलब मैं इसको कैसे कह रहा हूं, ये कुछ ऐसे बन गया है। ऐसे इसमें भी यहां प्लस जमा हो गया है, यहां माइनस आ गया, रॉड में यहां प्लस यहां माइनस।
ये समझ पा रहे हो? तो ऊपर का फेस पॉजिटिव, नीचे का फेस नेगेटिव, बाकी जगह कोई चार्ज नहीं है, इन दोनों में जमा हुआ। डिस्क में ऊपर प्लस नीचे माइनस। ये नॉन यूनिफॉर्म प्लस माइनस है, बड़ा प्लस यहां आएगा क्योंकि बड़ी बैटरी है यहां। ठीक है, तो बस मैं यहां यही बताना चाह रहा हूं कि चार्जेस रीअरेंज होंगे और ये ओपन सर्किटेड बैटरी बनेगी। ये पॉइंट समझ में आया? ओपन सर्किटेड बैटरी मतलब अगर मैंने इन दो पॉइंट को रेजिस्टेंस से बाहर कनेक्ट कर दिया तो ये करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। जैसे इन दो पॉइंट से एक रेजिस्टेंस लगा देता बाहर, तो बाहर, समझ गया ना? बाहर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऐसा जो रेजिस्टेंस खुद मूव नहीं कर रहा है, वो बाहर रखा है, तो ये बैटरी उसमें से करंट बना देगी। और ये जो बनाते थे ये उसी की जुगाड़ है। ये दरअसल बात समझ में आई कि वायर है, वायर के दोनों एंड से हमें कनेक्ट करना है, और दोनों एंड से कनेक्ट करना है। अगर धागा वायर कनेक्ट करोगे तो वायर आगे जाएगा, वायर खिंच जाएगा। तो उसी के लिए जुगाड़ बना दी गई कि ऐसी रेल्स रख लो और अब रेल्स पर रेजिस्टेंस लगा दो, ये मूव करने लगेगा, काम हो जाएगा। कुछ समझ में आया? तो क्या ये समझ में आया यहां फर्क नहीं पड़ता कि यहां मैं डिस्क भी लगा देता तो भी डिस्क ये वाली बैटरी की तरह बिहेव करेगी और वही डिस्कशन होगा जो पहले। लूप तो तुमने मन से कोई लूप सोच ली ना, वो तो तुम्हें सोचनी पड़ेगी, कहीं भी लूप ले लो। जैसे तुमने ये वाली लूप ली तो इसमें बैटरी ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, आधे में बढ़ेगा, आधे में घटेगा, कट जाएगा। मोशन ड्यू टू रोटेशन। तो इसमें पहला केस, अगर कोई रॉड ऐसे घूम रही होती तो होपफुली याद होगा, एक बैटरी बनेगी, वेलोसिटी इधर, धक्का ऊपर की तरफ, तो एक बैटरी बनेगी कितनी? BLV। याद आया? कल ही किया था हमने। लेकिन इसकी जगह अब आप सोचिएगा कि ऐसी अगर मैं एक से ज्यादा रॉड घुमाता, 3 रॉड घूम रही होती, तो क्या बनता है? ऐसी 3 बैटरी बनती। सोच पा रहे हो? क्योंकि हर घूमती हुई रॉड एक बैटरी है। तो अब सोचिए अगर मैंने इसमें एक डिस्क को घुमा दिया होता, अगर ये ऐसे घूम रही होती, तो क्या ये समझ में आया? ये इंफिनिटी बैटरी बनेगी ऐसी। मतलब इसके सेंटर और पेरिफेरी के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मतलब अब अगर आपको करंट फ्लो कराना है तो एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, यहां दोनों को रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना होगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर आपने इसके और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो कुछ नहीं फ्लो होने वाला, क्योंकि यहां और यहां पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। सेंटर और पेरिफेरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे सोच रहा हूं कि वेलोसिटी ऐसी है, BQV का धक्का रेडियली लग रहा है सब पे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी सबकी ऐसी थी और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो V क्रॉस B सब पे धक्का बाहर की तरफ लगेगा, तो पेरीफेरी पे पॉजिटिव जमा हो जाएंगे। मतलब यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस इधर होगा, माइनस सेंटर पे होगा। समझ में आया? जैसे इसमें अगर प्लस की बात करें तो प्लस इधर जमा हो जाएगा, माइनस सेंटर पे होगा, और ये डिफरेंस ही करंट फ्लो कराता है, बशर्ते सर्किट कंप्लीट हो। और ट्रांसलेशन में जो हमने सर्किट कंप्लीट करने की जुगाड़ ये देखी थी, रोटेशन में जुगाड़ थोड़ी सी अलग होगी। देखें, जैसे मान लो ये रिंग होती और ये रॉड ऐसे मूव कर रही होती ओमेगा से, तो अब हम जो सर्किट कनेक्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं ऐसा है, तो एक मुझे इस एंड पे कनेक्ट करना है और एक मुझे इस एंड पे कनेक्ट करना है। या ऐसे नीचे से बना देता हूं, समझिए कि ये क्या हो रहा है।
ये नीचे से कनेक्टेड है और रॉड ऊपर घूम रही है, और ये नीचे से कनेक्टेड है। तो यहां रॉड घूम रही है, रिंग अपनी जगह रेस्ट पे है, तो इस और इसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस लगा चुका हूं। तो ये जो गंदा सा दिखने वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसे मैं सुपर कंडक्टिंग मान लेता हूं। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, और एक रेजिस्टेंस है बस। और अगर इस रॉड का इंटरनल रेजिस्टेंस होता कुछ, तो हम उसको और काउंट कर लेते। ठीक है, या इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता था कि ये डिस्क ऐसे घूम रही है, डिस्क ही घूम रही है, और एक यहां और एक यहां। ये जो मैं ऐसे लगा रहा हूं ये ब्रशेस के फॉर्म में है। ब्रशेस के फॉर्म में मतलब मेटेलिक ब्रश है, पतले पतले वायर है मेटल के। ये घूमेगा, वायर डिफॉर्म होंगे, लेकिन कनेक्ट इससे बने रहेंगे। तो प्रैक्टिकली अगर कहीं मोशन है और वायर कनेक्ट भी रखना है तो वहां ब्रशेस यूज करते हैं। अगर आपने मोटर पढ़ा है वर्किंग, तो उसमें ब्रशेस याद होंगे, क्योंकि मोटर घूम रही है और आपको तार कनेक्टेड रखने हैं। तो फिर नॉर्मल तार में सोल्डर नहीं कर सकते आप उसको चिपका नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने ये इससे चिपका दिया तो ये तो इसके साथ टेढ़ा हो जाएगा कुछ देर में, और कुछ देर में टूट भी जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां ऐसे ब्रशेस यूज करते हैं, मतलब पतले पतले मेटल वायर, और ये इससे कनेक्टेड है। तो जब ये घूमेगा कनेक्शन बना रहेगा। बात समझ में आई? और अब बैटरी कितनी बनी इसकी, तो ये क्वेश्चन हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। खास बात, इसका रेजिस्टेंस इसका 0 होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी ये ढेर सारी बैटरी आप कनेक्ट करोगे, तो अगर आपने बहुत सारी बैटरी जिनका ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया, तो क्या बनेगा आंसर, ई आर बाय एन। अब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, कि ये बहुत सारी बैटरीज थी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0 ही हो गया, क्योंकि सभी बैटरी कंबाइन होंगी, बैटरी का ईएमएफ यही बनेगा। नेट रेजिस्टेंस इसका 0 होगा, इसका आ जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 8 निकालो। एक्सरसाइज 8 मिल गई। उसके पहले इलस्ट्रेशन 27 इस पे जाएं। इसके लिए अबव मतलब पिछला पढ़ना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 27, तो देखें सर्किट कैसे बनाया। ये लूप ली, एक रॉड ऐसे इससे लगाई गई है और रॉड घूम रही है, और रेजिस्टेंस इसके और इसके अक्रॉस लगा रखा है, रेजिस्टेंस नहीं घूम रहा है। तो यहां इसकी एक बैटरी बनेगी, एक बैटरी इसकी बनेगी, 2 ही बैटरी बनेगी। बाउंड्री आपस में सिंगल पॉइंट है, क्योंकि ये सुपर कंडक्टिंग दिया है। तो ये बैटरी, ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ऑल 3 आर इन पैरेलल, क्योंकि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट ऑल आर एट सेम पोटेंशियल, और सेंटर अलग पोटेंशियल पे है। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, 2 बैटरी बनी, बैटरी का कुछ रेजिस्टेंस दिया होगा, अच्छी बात है, ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। चलो तो एक्सरसाइज 8 करिए, इसी के नीचे जस्ट जो एक्सरसाइज है पूरी करिए। चलो हो गए। एक्सरसाइज 8 पहला क्वेश्चन,
सिंपली ईएमएफ हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा होगा, छाप देना। आंसर आ रहा था। चलो सेकंड में दो बैटरी बनेंगी, एक इधर एक इधर, और सेंटर और ए के अक्रॉस पूछा है। अगर वी ए माइनस वी बी पूछा होता तो आंसर 0 आता। वी ए माइनस वी सी 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तीसरे क्वेश्चन में रॉड अगर थीटा पे गिर गई तो इसके पास ओमेगा आ जाएगा, तो अब ओमेगा बनेगा हाफ एम एल स्क्वायर 1/3 एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एम जी एल बाय 2 साइन थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू 3g साइन थीटा बाय एल, लेकिन ईएमएफ बना हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी 3g साइन थीटा बाय एल, एल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट साइन थीटा, एल पे 3/2। आगरा दिल्ली। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से ओमेगा निकालो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एम जी एच, और छाप दो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो आसान सा है, क्योंकि ये करंट ही पूछा होगा। एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क दिया है, करंट दिया है, करंट दिया है, ओके करंट दिया है ना, तो हाफ बी ओमेगा आर एल स्क्वायर बाय आर। चौथा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और पावर आई स्क्वायर आर आ जाएगी, और पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। अगर पूछा होता टॉर्क नीडेड कि कितनी टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, तो हम ये लगाते। चलो अगला डिस्कशन, ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ कॉइल। बातें करना बंद करिए। अभी तक हम रॉड की बात कर रहे थे तो ओपन सर्किटेड बैटरी बन रही थी। कॉइल होगा तो वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार और याद दिला दूं। कांस्टेंट बी तो दरअसल हम ये 3 केस डिस्कस कर रहे हैं। पहला हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, और अब इसमें ईएमएफ का ग्राफ मैं बना रहा हूं, और इसमें अगर मैं कहूं एंटी क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, तो बताओ इसका ईएमएफ का ग्राफ यहां से कुछ देर के लिए 0, फिर जब ये अंदर जाएगा तो बीएलवी बनेगा, सॉरी ईएमएफ बना रहा हूं, पॉजिटिव बीएलवी या नेगेटिव, क्रॉस बढ़ेगा, और क्रॉस बढ़ेगा तो डॉट प्रोड्यूसिंग, और डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज आया, इसके बाद 0, और इसके बाद नेगेटिव। ये कल हम बना चुके थे। अब जरा सेकंड में देखते हैं, और इसके बाद फाइनली हमेशा के लिए 0। तो इसमें ट्रांसलेशन हो रहा था, इसमें रोटेशन हो रहा है। अब ये कुछ देर बाद जब ये अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो इतना फ्लक्स इसके अंदर आ जाएगा, और अगर मैं ये एंगल थीटा लिखूं
तो फ्लक्स कितना बन गया ये, B इंटू हाफ आर स्क्वायर थीटा, लेकिन हम फ्लक्स में नहीं EMF में इंटरेस्टेड हैं, B इंटू हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। इत्तेफाक नहीं है आंसर आना, ये आंसर आना ही था, कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि आखिरकार ये रोटेटिंग रॉड ही तो है। जो बैटरी यहां बैटरी बन नहीं सकती इस पे, क्योंकि वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल है, यहां ये बाहर है, तो एक ही बैटरी बनी होगी यहां पे, और वो बैटरी किस तरह बनेगी, तो वेलोसिटी v क्रॉस अंदर की तरफ। नहीं आया समझ? तो ये जो बैटरी बनेगी वो ऐसी वाली बनेगी, v क्रॉस ऐसे, तो करंट जाएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और सही बात है क्रॉस बढ़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ही जाना चाहिए। तो हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज, कब तक? 1/4 टाइम पीरियड के लिए। आफ्टर 1/4 टाइम पीरियड क्या होगा? अगले 1/4 के लिए कांस्टेंट। नहीं समझ में आया क्यों? क्योंकि अब जब ये अंदर रहेगा तो अंदर तो क्रॉस फ्लक्स कांस्टेंट ही रहेगा, और कब तक? जब तक कि ये इतना नहीं घूम जाता, इसके बाद ये बाहर निकलना चालू हो जाएगा, और बाहर निकलेगा तो बैटरी ये बनेगी V ऐसी, लेकिन करंट हमारा पलट गया। आ गया समझ में? तो अगले T/2 से 3T/4 तक करंट पलट गया, फिर उसके बाद फिर 0, और फिर से ये घटना वापस से चालू हो गई। उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि एक अल्टरनेटिंग करंट इसके अंदर पैदा हो गया है। ये घूमती रहेगी और एक अल्टरनेटिंग करंट आता रहेगा, जो कि पॉजिटिव आएगा, 0 नेगेटिव, पॉजिटिव 0 नेगेटिव, इस तरीके से बदलता रहेगा। और सही बात है, पहले ये वाली बैटरी बनी थी, जब ये बाहर निकलने वाला था तो ऐसी बैटरी बनी थी, तो ये करंट ऐसे आ गया, या पहले क्रॉस बढ़ रहा था अब क्रॉस घट रहा है। और वैसे हम लास्ट केस भी डिस्कस कर चुके हैं। बताओ इसमें फ्लक्स का फंक्शन बी ए कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी? बी ए, अरे यार सही में यार, दो ऑप्शन थे, T=0 पे वेरीफाई करो ना। ये अंडरस्टूड है, T=0 का फंक्शन है, अदरवाइज हम बोल ही नहीं पाए। T=0 पे फ्लक्स मैक्सिमम है तो ये कॉस ओमेगा टी रहा होगा, समझ गए? तो EMF कितना बनेगा? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n होते तो n हम मल्टीप्लाई कर देते, तो ग्राफ बना साइनसोइडल। लेकिन साइनसोइडल बनाते समय आपको यह ध्यान रखना है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा क्लॉकवाइज पॉजिटिव है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। तो हम सिर्फ ये देख लें कि इनिशियली करंट किस तरफ आएगा। तो इनिशियली क्रॉस कम हो रहा है या बढ़ रहा है? इनिशियली क्रॉस कम हो रहा है, तो क्रॉस को सपोर्ट करेगा, और अगर क्रॉस को सपोर्ट करेगा मतलब क्लॉकवाइज आएगा, लेकिन इसमें एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव था। तो समझ में आया कि दरअसल इसके प्लस माइनस का तो कोई खास सेंस ही नहीं है, वो प्लस माइनस तो इस पे डिपेंड करेगा कि किसको पॉजिटिव बोला है। इवन इसमें भी कौन सा हमें पता था ये कॉस ओमेगा टी है कि माइनस कॉस ओमेगा टी है? देखो बी अंदर मानो, अंदर है, एरिया अंदर मानोगे तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, एरिया पॉजिटिव मान लोगे तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आ जाएगा, एरिया इस तरफ मान लोगे तो इसीलिए इसमें भी प्लस माइनस था, इसीलिए इसमें भी माइनस प्लस था, जो भी है प्लस माइनस था। बात समझ में आई? तो वो प्लस माइनस फाइनली हमने अलग तरीके से सोचा है। इवन इनमें तो प्लस माइनस भी, इनमें भी हमने नहीं देखा, तो हर बार प्लस माइनस कैसे सोचा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और ये आया बी ए ओमेगा, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स होते तो एन।
तो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी ठीक वही होगी जिस फ्रीक्वेंसी से ये घूम रहा होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड बाकी चीजों पे भी डिपेंड करेगा। चलो शांत हो जाओ। हाँ, हो गए तीनों क्वेश्चन। चलो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि अभी तक हम वो क्वेश्चन कर रहे थे जहां मोशन हो रही थी तो BQV नाम का धक्का लग रहा था। तो मोशनल EMF में BQV इज रिस्पॉन्सिबल फोर्स। लेकिन अब हम इस केस को समझते हैं जहां मोशन हो ही नहीं रही है। जैसे एक कॉइल ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल जाए। या दूसरा सोचिए कि रिंग रेस पे है और मैग्नेट मूव कर रही होती है। तो अब यहां आप सोच सकते हैं कि BQV तो यहां नहीं है, क्योंकि चार्जेस के पास वेलोसिटी ही नहीं है। फिर कौन इसको धक्का दे रहा है? या अगला क्वेश्चन, ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और इससे फ्लक्स निकालते, और अगर ये बढ़ रहा होता तो इस पे क्रॉस बढ़ेगा, तो इस पे एक करंट जनरेट हो जाएगा EMF। तो अभी ये इनका आंसर हमें ढूंढना बाकी है कि यहां क्या हो रहा है, क्योंकि यहां मोशन तो कहीं दिखाई दे नहीं रही है, लेकिन स्टिल करंट तो आ रहा है। मतलब ये तो सच्चाई है कि चार्ज इस पे धक्का तो अब भी लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसी को दो अलग अलग फ्रेम में देखूं, इस फ्रेम में और इस फ्रेम में, इस फ्रेम में हमें समझ में आ रहा है कि BQV का धक्का लगेगा, करंट मूव करना चालू कर देगा, चार्ज आ जाएगा। आया? और कैसा? ऐसा करंट आएगा। और अगर कोई बंदा जो इसके साथ जा रहा है उसको यही फिगर इधर दिखेगा, लेकिन ऑब्वियसली सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी कि करंट, अगर इसमें बल्ब लगा होता तो बल्ब जलते हुए तो दोनों को ही दिखता। इसका मतलब यहां जो BQV काम कर रहा है, यहां वही काम किसी और को करना होगा, क्योंकि धक्का तो पक्का लगेगा और उसी डायरेक्शन में लगेगा। तो दरअसल हम कैसे सोच रहे हैं कि यहां ये BQV फोर्स है और यहां ये BQV तो नहीं हो सकता क्योंकि वेलोसिटी 0 है। ऐसा फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पे लगता है, और वो तब भी लगता है जब वो रेस्ट पे हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो सकता है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कंपोनेंट है जो किसी फ्रेम में मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, किसी फ्रेम में इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। मतलब जब जब मैग्नेटिक फील्ड किसी स्पेस में समय के साथ बदलेगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, जब जब मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में टाइम के साथ चेंज होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। समझ में आया? इस वाले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, वो तो ये खुद मूव कर रहा है नए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, लेकिन यहां स्पेस का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो अब हम यहां भी कह सकते हैं, सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देयर विल बी सम एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां भी वहां भी बाकी सब जगह, जिसे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो समझते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। फील्ड डेवलप्ड, बेहतर है पूरा नाम लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड इन स्पेस ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। और कैसे, यहां समझते हैं, अगर इस रीजन में जैसे क्रॉस यहां पूरे में है, और अगर ये क्रॉस इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, तो
अगर मैंने यहां कोई कंडक्टिंग लूप रखी होती तो उस कंडक्टिंग लूप में करंट फ्लो होना चालू हो जाता। यह बात समझ में आई? और अगर उसमें करंट फ्लो होना चालू हुआ है, इसका मतलब कोई है जो इस पे धक्का लगा रहा है। और यहां ये इमेजिन करिए कि अगर लूप मैंने ऐसी रखी होती, किस तरफ करंट आता? क्रॉस बढ़ रहा है तो डॉट सपोर्टिंग, और डॉट सपोर्टिंग मतलब अगर करंट ऐसा आ रहा है मतलब धक्का इस पे ऐसे लग रहा है। आया समझ में? और बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये हर पॉइंट पे धक्का लग रहा होगा। समझ में आया? तो ये लूप यहां रखते तो यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है जो इस पे धक्का लगा रहा है। अगर ये लूप नहीं भी होती तब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां था। वो तो लूप से हमने डिटेक्ट किया कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, मौजूद हमेशा है। अब मेरा क्वेश्चन अगला है, यहां अभी छापना मत इसको। अगर लूप मेरी इस तरीके से होती, बताओ क्या इसमें करंट आता? बताओ, क्या इस लूप से फ्लक्स बदल रहा है? बिल्कुल सही, इस पार्ट से तो बदल रहा है, ये पार्ट ऑफ लूप ही तो है। और अगर फ्लक्स बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी मौजूद होगा। मतलब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है जहां मैग्नेटिक फील्ड है, बना पूरे में है। प्रोड्यूस इसने किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद पूरे में होगा। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हम ये और पता करने की कोशिश करते हैं, और इसमें एक ही स्पेशल केस हमें पढ़ना है, और वो यही वाला है, सर्कुलर सिमेट्रिक का। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो दो केस लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये देखिए हम कैसे निकालने वाले हैं। आर लेस देन आर पे, तो हमने इसमें यह माना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पे ई है तो ये पूरे में ई होगा। क्या इसमें कोई डाउट कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर होंगी? क्योंकि सिमेट्री पूरे में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसा ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये धक्का पूरे में लगता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सर्कुलर हैं, तो फैराडे लॉ हमारा क्या था? क्या था? ई डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रल डी फाई बी बाय डी टी, यही था। ई डॉट डी एल को क्या लिख सकता हूं? ई इंटू 2 पाई आर लिख सकता हूं। डी फाई बी बाय डी टी, इस वाले एरिया से कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है? पाई आर स्क्वायर डी बी बाय डी टी। कुछ समझ में आया? ये काफी हद तक उसी जैसा फिट हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा था और एप्सिलॉन डी फाई ई बाय डी टी था। याद करिए, इसमें हम कैपेसिटर में यही तो सोच रहे थे कि अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो यहां से अगर मैं किसी भी आर डिस्टेंस पे एम्पियर लूप लगाता तो बी इंटू 2 पाई आर आता, और यह बनता एप्सिलॉन पाई आर स्क्वायर डी ई बाय डी टी। याद आया? म्यू जीरो आई है ना, ये एम्पियर्स लॉ है। म्यू जीरो डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बना, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर बन रहा है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? तो 1/2 आर डी बी बाय डी टी। आर ग्रेटर देन आर पे अब देखें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर कहीं भी होगा, क्योंकि अगर लूप यहां रखते तो यह भी घूमता। और इमेजिन करिए, बिकॉज ऑफ सिमेट्री मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मान लिया। फिर से फैराडे लॉ लगाऊं तो ई डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू डी फाई बी बाय डी टी, ई इंटू 2 पाई आर। बोलो अब क्या बनता? पाई कैपिटल आर स्क्वायर डी बी बाय
dt। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हाफ आर आर स्क्वायर डी बी बाय डी टी। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसका रिजल्ट याद किया जाए, तो इसका रिजल्ट याद ना करें, आप समझिए कि आपको कैसे सोचना है कि अगर पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लिया तो ई इंटू 2πr का इंड्यूस्ड ईएमएफ बन गया। और दूसरे तरीके से हम फेराडे लॉ से भी निकाल सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर ग्राफ बनाए आर के साथ तो कैसा बना, पहले स्ट्रेट लाइन फिर 1/r। बहुत बार बन चुका है ऐसा ग्राफ। हां, अब यही तो अजीब बात है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फॉर्मिंग क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें कैसी बन रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बन रही है। इसीलिए ये पॉइंट चार्ज से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो कंजर्वेटिव होती है, अदरवाइज ये क्लोज इंटीग्रल तो हमेशा जीरो निकलता। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पॉइंट से उसी पॉइंट के बीच का, लेकिन यहां पोटेंशियल डिफरेंस आ गया क्योंकि वर्क डन आ गया, इसीलिए ये नॉन कंजर्वेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ गए? इट इज नॉन कंजर्वेटिव, ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप एटसेट्रा। और ये कहां से पैदा हो गई, इसका आंसर ये हमेशा से थी, पता बाद में चला। ये हमेशा से ऐसा होता था कि मैग्नेटिक फील्ड बदलता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी। गॉसियन सरफेस, हाँ तो क्या हो गया, क्यू इन कैसे आया, फ्लक्स तो जीरो है, कैसे भी काटो सरफेस क्लोज्ड 3D होना चाहिए, कैसे भी काटो जीरो ही आएगा। अरे ये गॉस लॉ, इसमें एक मिनट, इस वाली फील्ड के लिए गॉस लॉ का सेंस ही नहीं है क्योंकि ये ऑलवेज जीरो होगा। इस वाली फील्ड का कोई स्टार्टिंग और कोई एंड पॉइंट नहीं है। और याद करिए गॉस लॉ में क्या होता था, एक पॉइंट से लाइन स्टार्ट हो रही है तो फ्लक्स आ जाएगा, एक पॉइंट पे गिर रही है तो फ्लक्स नेगेटिव आ जाएगा। जिसका स्टार्ट और एंड ही नहीं है कोई, तो फ्लक्स कभी आएगा ही नहीं इस वाली लाइन का, क्लोज लूप में, क्लोज सरफेस में। इसीलिए गॉस लॉ हमारा अब भी सही है।
तो क्वेश्चन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जैक्टली यही इकलौता क्वेश्चन आएगा, ये वाला। अब वो लेकिन आएगा कैसे वो जरा देखो। एग्जाम्पल 1, जैसा मैंने कहा था कि सर्कुलर सिमेट्रिक क्वेश्चन में इसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये सर्कुलर सिमेट्रिक वाली फील्ड लाइन सोलेनॉइड की ही होती है। तो ये इमेजिन करिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं और इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसी बन रही हैं। ये समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ बन रही हैं। मतलब अगर आप यहां से देखते इसको तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको डॉट दिखती और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बताओ डॉट बढ़ रहा है या घट रहा है? यहां से देखने पे डॉट बढ़ रहा है। डॉट बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस सपोर्टिंग, तो समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी ऐसी। लेकिन यहां नहीं, ये वहां भी आएंगी जहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब इसका असर बाहर भी जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर मौजूद है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर और बाहर दोनों में मौजूद है। तो R इक्वल टू 0 पे तो आंसर 0 बनेगा। इस पे क्यों ना मैंने अभी जो फॉर्मूला निकाला था वही छाप दूं, हाफ R dB बाय dt। तो 1/2 R कितना है? 0.5। dB बाय dt कितना है? μ0 n di बाय dt। कौन छापे वैल्यू? μ0 n di बाय dt। और लास्ट वाले का आंसर हाफ R स्क्वायर बाय R dB बाय dt। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन से रिलेटेड इकलौता क्वेश्चन यही पॉसिबल है। आज तक एडवांस में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, हालांकि इससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन ही पूछी गई है एक आध बार, लेकिन अगर आएगा भी तो यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसके अलावा हमसे सॉल्व होगा नहीं बाकी।
तो आपको इतना समझना है, बातें करना बंद करिए, कि यहां मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आपने लूप यहां भी रखी तो भी इसमें करंट पैदा हो जाएगा, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर ये टाइम का फंक्शन हुआ, यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो इसमें करंट पैदा कर सकता है, बशर्ते कंडक्टिंग लूप हो। ऑब्वियसली अंदर वाली लूप में भी ऐसे पैदा कर सकता है, लेकिन अगर ये लूप आपने ऐसी बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, लूप हमारी इस प्लेन में है, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और सही बात है फैराडे लॉ के हिसाब से फ्लक्स ही नहीं है तो ईएमएफ भी नहीं होगा। मतलब हमारे पास फैराडे लॉ के अलावा अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन है कि इसमें क्यों डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और लूप हमारी ऐसी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में धक्का दे सकती है, इस डायरेक्शन में धक्का देने वाला कोई नहीं। एक्सरसाइज 10, एक्सरसाइज 10 करिए। पहला क्वेश्चन बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। क्रॉस बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सपोर्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, लेकिन चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स इस तरफ लगेगा, और फोर्स कितना आएगा? ई, और ई हाफ आर डी बी बाय डी टी। कौन सा है आंसर? आगरा। एक्सीलरेशन पूछा है तो फर्स्ट का आंसर आगरा। कॉन्सेप्ट यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है और क्रॉस में बढ़ रहा है तो डॉट सपोर्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, लेकिन यहां एक नेगेटिव चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स पीछे की तरफ आएगा। चलो सेकंड में आगरा, सेम लॉजिक। थर्ड में चेन्नई, क्योंकि हमें क्यू ई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई चारों तरफ इस पर लगेगा, और इनटू आर हमें टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क क्यू ई इंटू आर, फ्रिक्शन का टॉर्क म्यू एम जी इंटू आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? हाफ आर डी बी बाय डी टी। तो क्या बना आंसर? आंसर क्या बना बताओ? चेन्नई। ये एक्सप्रेशन छापोगे चेन्नई आंसर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क अगर फ्रिक्शन के टॉर्क से बड़ा हो जाए तो ये घूमना चालू कर देगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क क्यू ई इंटू आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड खुद मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन है, तो ये इसमें छापा म्यू एम जी आर, यहां से निकाल। और लास्ट तो वैल्यू रखने वाला है। हाँ, ये 3 क्वेश्चन ऐड कर लो डीसीटी में। हाँ मतलब होमवर्क में, होमवर्क आ गया छोटा सा, डीसीटी 3 विथ इलस्ट्रेशंस। एक्सरसाइज तो मैं करा ही चुका हूं, और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स का कॉम्प्रिहेंशन, और एक लास्ट में सब्जेक्टिव लेवल है। सब्जेक्ट में 10-12 क्वेश्चन है और कॉम्प्रिहेंशन के बचे हुए, ये छोटा सा काम करके लाना है कल। हाँ क्या? अरे रुक जाओ, 4th वाले में आंसर मैच नहीं कर रहे? इतने अच्छे लिखे हैं, आंसर मैच कर रहे होंगे। नहीं करेगा यार, क्यों नहीं करेगा? 0.101 एम्पियर सोलेनॉइड 2000 टन्स, रेडियस 6 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, हाफ आर डी बी बाय डी टी, म्यू 0 एन आई। क्या पूछा है पहले में? चेंज इन फ्लक्स थ्रू द सर्कल इन 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में करंट कितना चेंज हुआ वो मल्टीप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 एन आई,
इसमें पाई क्यों नहीं आया? हाँ, मतलब पाई के टर्म में आएगा, इतना एग्जैक्ट थोड़ी आएगा। डेल्टा आई ये बनेगा, पाई स्क्वायर 10 ले लिया होगा, 4 पाई इंटू 10 पे -7, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 2000, करेंट 2 सेकंड में 0.02, 4 4 16, 16 है तो सही है आंसर। 0.2 सब सही है। रेडियस आर 1 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही, पावर भी मैच कर गई। हाँ तो ये इतना ही है, चलो कल मिलते हैं।